लेस्बियन। दो लड़कों की लाशों के पास उनकी पत्नियां खड़ी आंसू बहा रही हैं। दो सगे भाइयों का खून हुआ था। आखिर किसने किया था ये खून? कई बार रिश्ते अपनी मर्यादा भूलकर एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दूसरे रिश्ते खतरे में पड़ जाते हैं। फिर यही खतरे में पड़े रिश्ते किसी भयानक क्राइम को अंजाम दे देते हैं। आप बता सकते हैं कि कल क्या हुआ था? इंस्पेक्टर राठौर के पूछे गए सवाल का निकिता और रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो लगातार रोई जा रही थी। देखिए, हौसला रखिए, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, मगर अब आपको हमें सपोर्ट करना होगा, तभी हम आपके पतियों के कातिल तक पहुंच सकते हैं। शांत हो जाइए और हमें बताइए कि कल रात हुआ क्या था। कल रात बहुत दिनों के बाद ये दोनों घर आए थे। हम लोग भी बहुत खुश थे। साथ में खाना खाकर हम लोग अपने अपने कमरे में चले गए। तभी बाहर कुछ खटर पटर की आवाज आई, तो दोनों भाई कमरे से बाहर निकल कर आए। घर में चोर घुसे हुए थे। दोनों ने रोकने की कोशिश की, तो वो लोग इनका गला दबाकर भाग गए। लेकिन चोर आए कहां से थे? सारे खिड़की दरवाजे तो बंद हैं। कोई भी खिड़की टूटी नहीं है। वो हम लोग रात को छत का दरवाजा बंद करना भूल गए थे। शायद कोई पड़ोस का ही आदमी आया हो, क्योंकि लोगों को पता था कि हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं। पड़ोस के लोग थे। तब तो चेहरा देखकर पहचान सकते हैं। किसी पर शक है आपको? वो अरे, रात को अंधेरा था, यहाँ पर हम लोगों को उनकी शक्ल नजर ही नहीं आई। ओह, लल्लू जी, फिंगरप्रिंट्स और कुछ एविडेंस मिले तो कलेक्ट कर लीजिएगा और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। कामिनी, आस पड़ोस से पता करने की कोशिश करो, क्या पता कुछ पता चल जाए। इंस्पेक्टर राठौर छत पर गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन उनकी छत से किसी भी पड़ोसी की छत जुड़ी हुई नहीं थी। इसीलिए इंस्पेक्टर राठौर का दिमाग कहीं और चलने लगा। वो आसपास का मुआयना करके वापस नीचे उतर आए। तब तक कामिनी आसपास के लोगों से पूछताछ करके वापस आ चुकी थी। कामिनी, कुछ पता चला? सर, ये लोग सही बोल रहे हैं। ये लोग यहाँ अकेले रहते हैं। इनके पति शहर में रहते हैं और कल रात को ही लौटे थे, और फिर रात को ये हादसा। अगर कल घर में आए थे तो हो सकता है कि शायद किसी पुरानी दुश्मनी वाला एंगल हो, क्योंकि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है और ना ही हाथापाई के कोई भी निशान है। अब वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या है। दोनों की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मौत की असली वजह क्या हो सकती है। इंस्पेक्टर राठौर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। सर, आपको जिस रिपोर्ट का इंतजार था वो आ गई। ये लीजिए, दोनों भाइयों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लल्लू जी के हाथ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर जब राठौर सर उस रिपोर्ट को देखने लगे तो अचानक उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। इस रिपोर्ट ने मेरे शक को पुख्ता कर दिया है। अब मुझे पता है कि कातिल कौन है। सर, आप यहाँ? आप दोनों अगर अपना जुर्म कबूल कर लें तो उसी में आपकी भलाई है, वरना पुलिस वाले अपना काम करना अच्छी तरह से जानते हैं। बताइए, क्यों मारा उन लोगों को? चलो, अच्छा है, देवर जी की शादी अच्छे से हो गई। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको उनकी शादी की चिंता थी, तो अब तो आप लोग वापस यही गांव में आकर रहेंगे ना? या मुझे भी शहर ले चलना? यहाँ अकेले मेरा मन नहीं लगता है। अरे, वो मोहित की पत्नी अंजलि भी तुम्हारे साथ रहेगी। तुम दोनों यहाँ साथ में रहना, हम दोनों वहाँ शहर में रहेंगे। तुम दोनों यहाँ गांव में रहना। शहर में खर्चे बहुत होते हैं। इसका मतलब अब भी हमें अलग अलग ही रहना होगा? कहते हुए निकिता उदास हो गई, मगर रवि ने उसे प्यार से समझा दिया। शादी के 2-3 दिन बाद ही रवि और मोहित निकिता और रश्मि को अकेला छोड़कर शहर चले गए। दीदी, आप यहाँ पर अकेले कैसे रहती हैं? मेरा तो मोहित जी के बिना मन ही नहीं लग रहा है। मन तो मेरा भी नहीं लगता है,
पर मजबूरी है, क्या करें। चल, आज तेरी पसंद का खाना बनाते हैं ताकि तुझे अच्छा लगने लगे। बोल, क्या खाएगी? कहते हुए रश्मि और निकिता किचन में खाना बनाने लगी। तभी निकिता के हाथ पर चोट लगी तो रश्मि ने तुरंत उसके हाथों पर मरहम पट्टी कर दी और उसे 2-3 दिन आराम कराया। उसके बाद जब निकिता काम करने के लिए आई तो रश्मि ने उसे कोई काम करने नहीं दिया। अरे, छोटी सी चोट लगी है तो बेकार में ही परेशान हो रही है। पहले हम अकेले रहते थे तो इससे भी बड़ी बड़ी चोट पे पूरे घर का काम किया करते थे। आपको ये छोटी सी चोट लग रही है? मेरे दिल से पूछिए मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। पहले की बात मुझे नहीं पता, मगर अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो अब आपको परेशान नहीं होने दूंगी। मैं हूँ ना आपके साथ। कहते हुए उसने उसे गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। निकिता को भी अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते दोनों एक अलग दिशा में मुड़ गए। निकिता, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं जाओगी तो नहीं ना? रश्मि, तुमने मेरे अकेलेपन को दूर किया है। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? दोनों बातें कर रही थीं कि अचानक घर का दरवाजा बजा। रात में इस वक्त कौन आया होगा? वो तो दरवाजा खोलने के बाद ही पता चलेगा। कहते हुए रश्मि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मोहित और रवि खड़े थे। उन्हें देखकर रश्मि खुश होने की बजाय उदास हो गई। क्या बात है छोरी, तू उदास का हो गई? अपने पति को देखकर खुश ना है तू? ना ना जेठ जी, मैं उदास को नहीं हूँ, बल्कि मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ। आप लोग अचानक से सामने आ गए इसलिए। अच्छा, ऐसी बात है। वो क्या है ना, हमने सोचा कि तुम लोगों को सरप्राइज देते हैं। बताओ कैसा लगा हमारा सरप्राइज? जी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत खुश हैं, है ना रश्मि? कहते हुए निकिता ने अपने पति के हाथ से सामान लिया और उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर आ गई। रश्मि कभी मोहित की ओर देखती तो कभी निकिता की ओर। वो वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ? तू मुझे घर के अंदर आने के लिए भी नहीं बोलेगी के? आओ ना, मैं कौन हूँ आपको घर के अंदर बुलाने वाली? घर आपका है, आइए। कहते हुए रश्मि ने मोहित को घर के अंदर बुलाया। निकिता तो बहुत खुश थी पति के आने से, पर रश्मि के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। आप लोगों के आने की खबर नहीं थी ना, इसलिए खाना नहीं बनाया। आप लोग जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं फटाफट आलू की सब्जी और पूरी बना देती हूँ। कहते हुए वो रश्मि का हाथ पकड़कर उसे किचन में ले गई, मगर रश्मि का मन किचन में जाने का बिल्कुल भी नहीं था। निकिता, क्या तुम सच में इन लोगों के आने से खुश हो या केवल दिखावा कर रही हो? दिखावा? अरे, इसमें कैसा दिखावा? पूरे 2 महीने बाद मेरा पति घर आया है तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी? और तुझे भी तो खुशी होगी मोहित भैया के आने की। नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं है। मैं तो आपके साथ ही खुश थी, मुझे और कोई नहीं चाहिए। चुप कर, पागलों की तरह बात मत कर। तेरा मेरा साथ अलग है और पति के साथ का सुख अलग है। तो क्या आज रात तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? पागल है क्या? कुछ भी बोल रही है। ये सब बातें छोड़, जल्दी जल्दी हाथ चला, वो लोग खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कहते हुए निकिता 2 थाली में खाना परोसकर उन लोगों के लिए ले गई। रश्मि किचन में पूरी बना रही थी, मगर उसकी नजर निकिता पर ही थी। जितनी ज्यादा निकिता खुश थी, रश्मि उतनी ही ज्यादा दुखी। निकिता, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कहते हुए रश्मि ने दूध में नींद की दवाई मिला दी। वो दूध पीने के बाद दोनों भाई सो गए तो रश्मि निकिता के कमरे में आ गई। निकिता, क्या हुआ? तुम्हारा पति सो गया? कोई बात नहीं, मैं तो जाग रही हूँ ना, आ जाओ मेरे पास। कहते हुए वो निकिता को अपने पास बुला ही रही थी कि रवि की आंख खुल गई। क्या कर रही हो तुम दोनों? हम दोनों के पीठ पीछे तुम दोनों ये सब करती हो? रवि के अचानक जाग जाने से निकिता डर गई, मगर रश्मि ने देखा कि वो अभी भी नींद के नशे में ही था। उसने उसका गला दबा दिया। निकिता भागकर मोहित को जगाने गई तो उसने निकिता को कमरे में बंद करके अपने पति का गला दबा दिया। निकिता, मैंने तुम्हें पाने के लिए ये गलत काम किया है। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो भगवान की कसम, मैं तुम्हें मारकर खुद मर जाऊंगी।
इसलिए जीना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखना। दोनों के गले पर निकिता और रश्मि दोनों के उंगलियों के निशान मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया कि दोनों को नींद की दवा दी गई थी। केस तो कुछ हद तक सॉल्व हो गया था, बस वजह जाननी बाकी थी, वो पता चल गई। चलो अब तुम दोनों जेल में साथ में रहना। रश्मि, तुम्हें कत्ल करने के इल्जाम में और निकिता, तुम्हें झूठी गवाही देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। देवर भाभी नंदोई सलहज जैसे रिश्तों की मर्यादा भंग होते हुए कई बार सुनी है, मगर पहली बार देवरानी जेठानी के रिश्ते में आया ऐसा मोड़ जिसने 4 जिंदगियां बर्बाद करने के साथ साथ पूरा परिवार ही बर्बाद कर दिया। क्या गलती उनके पतियों की थी जो उन्हें छोड़कर गए, या समाज की जिन्होंने उन दोनों पर आंख बंद करके भरोसा किया? जो भी हो, रश्मि अब हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे है और निकिता घर में अकेली।